हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में हम डीएलएड का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 2020 में, उसमें मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो देखनी है विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको डीएलएड के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर, एग्जाम नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल और लेसन प्लान की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर एग्जाम अक्टूबर 2020, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, यानी कि गणित शिक्षा की प्रवीणता और अध्यापन शिक्षा शास्त्र, कोर्स कोड 105। एग्ज़ाम का जो टाइम था 3 घंटे और 17 जो नंबर का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए, इनको आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोल्टन डाइन्स द्वारा सुझाए गए अधिगम के कितने चरण हैं, नियमबद्ध अवस्था का वर्णन करें। तो इसमें जो है 6 चरण हैं। पहला चरण है स्वतंत्र अवलोकन अवस्था, दूसरा चरण है नियमबद्ध अवस्था, तीसरा चरण है तुलनात्मक अवस्था, चौथा चरण है प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन अवस्था, पांचवा चरण है सांकेतिक अवस्था, छठा चरण है सिद्धांत की अवस्था। इसमें लास्ट में बोला गया है कि नियम जो बाध्य अवस्था, इसका वर्णन करना है। तो नियमबद्ध अवस्था, दी गई परिस्थिति को हल करने के लिए नए नए प्रयत्न करते समय हम उस परिस्थिति या समस्या के कुछ क्रम या नियमितता के बारे में जानने लगते हैं। इस क्रम या नियमितता को नियम का नाम दे सकते हैं। बच्चों के अभ्यास के लिए नियम से बाध्य होता कोई खेल बच्चों के लिए बनाया जा सकता है। यह नियम व खेल ऐसा हो जो गणित की जो है विषय वस्तु से जुड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखिए तथा चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको लिखना है। ब्रह्मगुप्त आबू पर्वत तथा लूनी नदी के बीच स्थित भीनमाल नामक ग्राम के निवासी थे। इनके पिता का नाम जिष्णु था, जिनका जन्म ईस्वी 1598 में हुआ था। इन्होंने प्राचीन ब्रह्मपिता महासिद्धांत के आधार पर ब्रह्मस्फुट सिद्धांत तथा खंड खाद्यक नामक ग्रंथ लिखे, जिनका अनुवाद अरबी भाषा में अनुमानतः खलीफा मंसूर के समय सिंध हिंद तथा अल अकरंद के नाम से हुआ। इनका एक अन्य ग्रंथ ध्यान गृहोपदेश नामक भी है। इन ग्रंथों के कुछ परिणामों का जो है विषय गणित में अपूर्व स्थान है। नेक्स्ट है चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र लिखिए। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटर या ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी जो भुजाएं हैं, यानी कि सभी जो पॉइंट है उसके इसके वर्त के ऊपर होते हैं, यानी सर्कल के ऊपर होते हैं, उसी को चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। इसकी एक साइड को हमने P मान लिया, एक हो गई Q, एक हो गई R और एक हो गई S। अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है सन्निकट फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट फार्मूला। एक होता है एग्जैक्ट फार्मूला, जिसको बोलते हैं यथातट। अप्रोक्सीमेट जो फार्मूला, इसका मतलब ये है कि हम जो इस फार्मूले की हेल्प से एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन वो एरिया बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा। तो सबसे पहले जो है इसका निकटस्थ यानी कि सन्निकट जो फार्मूला है मान निकालने का, वो है P + R डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में Q + S डिवाइड में 2। ये इसका सन्निकट सूत्र है, यानी कि अप्रोक्सीमेट फार्मूला है। यदि आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो इसका फार्मूला होता है T - P, T - Q, T - R और T - S, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, यानी कि सभी की मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल लेना है। T - P, T - Q, T - R, T - S। यहाँ पे P के और S क्या है? ये हैं उस क्वाड्रिलेटर की साइड है, यानी उस चतुर्भुज की साइड की लंबाई है, यानी कि ये जो साइड है ये लंबाई है। T क्या है? यहाँ पे T है आपका अर्ध परिमाप, यानी कि आधा परिमाप। अगर इसकी सभी साइडों को जोड़ दें तो जो भी परिमाप आएगा तो उसका आधा अगर कर देंगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? T की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, गणित की कक्षा में प्रयोग की जा रही भाषा का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे इसमें जो एक वर्ड यूज होगा संप्रेषण, जिसका मतलब होता है कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रयोग की गई भाषा को संप्रेषण कहते हैं। तो देखिए, हाल ही के दिनों में शिक्षण में संप्रेषण यानी कि कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रयोग की गई भाषा का नवीन रूप स्पष्ट दिखाई देता है। कक्षा में संप्रेषण आवश्यक है क्योंकि यह वैचारिक योग्यता को विकसित करता है। इसलिए गणित शिक्षण में भी उचित भाषा का प्रयोग का अपना महत्व है।
आमतौर पर गणित विषय में भाषा को नज़रअंदाज किया जाता है, यह मानते हुए कि यह मात्र एक तकनीकी विषय है, रचनात्मक नहीं है और इसमें भाषा का इतना विशेष ध्यान नहीं है। हालांकि यह सोच क्रिया आधारित शिक्षण आयाम यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के चलते बदलाव अनुभव कर रही है, जो कक्षा में संप्रेषण के जरिए लाया जा सकता है। पहले प्राथमिक स्तर से ही गणित शिक्षण राष्ट्रीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज में किया जाता था, परंतु समय के साथ साथ संप्रेषण की भाषा में बदलाव आया और हमारे सामाजिक परिवेश में जहां प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन लेवल शिक्षण अधिगम चल रहा है, पब्लिक स्कूल संस्कृति का विकास हो रहा है, वहाँ पर गणित को प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी संप्रेषण की सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है, जो कि गणित शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर से ही लागू हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान विधि के गुणों का जो है संक्षेप में वर्णन करना है। तो अनुसंधान जो विधि है इसके गुण कौन कौन से हैं? पहला है बालकों को स्वयं करके सीखने को प्रेरित करना। दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि तथा दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों में स्वाध्याय की आदत बनती है इससे। चौथा पॉइंट की बात करें तो ये है छात्र क्रियाशील रहते हैं जिससे अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। फिफ्थ पॉइंट है छात्रों में परिश्रम करने की जो आदत पड़ जाती है। सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्रों में आत्मानुशासन, आत्म संयम तथा आत्मविश्वास जागृत होता है। सेवंथ पॉइंट है सफलता प्राप्त करने पर छात्र उत्साहित होते हैं तथा उन्हें प्रेरणा मिलती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं इनको आप लिख सकते हैं। ये सभी जो हैं इनमें से कोई भी आप 2-3 लिख सकते हैं, मैंने बाकी सभी बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य योजना के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पाठ्य योजना का क्या महत्व है? तो 2 नंबर का है, आप 2-3 लाइनें लिख सकते हैं। मैं आपको 10 लाइनें बता देता हूँ, इनमें से जो भी आपको याद रहते हैं वो लिख सकते हैं। पहली है पाठ्य योजना प्रभावपूर्ण शिक्षण का आधार है। दूसरा है पाठ्य योजना प्राप्त करने वाले उद्देश्यों के कथन स्पष्ट कराती है, उसका कारण क्या है, क्यों पढ़ाए जाते हैं, ये इसका कारण है। तीसरा है पाठ्य योजना शिक्षण के लिए नियोजित कार्यशैली का विवरण बताती है, यानी कि क्या पढ़ाएं। फोर्थ है यह कक्षा में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट साधनों एवं गतिविधियों की जानकारी देती है, मतलब कैसे पढ़ाएं। फिफ्थ पॉइंट है शिक्षक अपनी कक्षा के लिए दृश्य कल्पना को ध्यान में रखकर पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। छठा है यह शिक्षक के ज्ञान एवं शिक्षण क्षमता को बढ़ाती है। सेवंथ है अधिगम को प्राप्त करने में यह शिक्षक व विद्यार्थी दोनों का समय बचाती है। एट्थ है कक्षा के लिए आवश्यक शिक्षण सामग्री व्यवस्थित करने के लिए यह शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। नाइन्थ है विद्यार्थी की आयु एवं स्तर के अनुरूप शिक्षण व्यवस्थित करने में यह शिक्षक की मदद करती है। और लास्ट है 10th का है एक अच्छी पाठ्य योजना कक्षा को जीवंत एवं रोचक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 और 7/8 का जो है चित्र द्वारा दर्शाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए जो नीचे 4 का मतलब क्या होता है, टोटल भाग, नीचे 8 का मतलब क्या है, टोटल भाग। सबसे पहले 3/4 को किस तरीके से दिखाना है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक जो है आयत बनानी है, इसमें टोटल 4 भाग करने हैं। तो 4 भाग करेंगे तो 3 कट लगाएंगे हम। तो इसमें ऊपर 3 आया हुआ है, तो इसका मतलब इसके जो 3 पार्ट हैं इनको हम डार्क कर देंगे और एक को छोड़ देंगे, यानी कि इनमें 3 डार्क का मतलब क्या, 3, टोटल भाग हैं 4, तो 3/4। इस तरीके से यदि आपको 7/8 को जो निरूपित करना है यानी कि चित्र दिखाना है, तो यहाँ पे आपकी बार जो है रेक्टेंगल ले लेंगे, इसमें आपकी बार 8 पार्ट बनाने हैं। तो 7 कट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी पार्ट बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे आप टोटल पार्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गए। इनमें से आपको 7 जो पार्ट है इनको डार्क कर देना है बस। तो यहाँ पे आप जो इनको अच्छे से कर लीजिए, मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ। कोई भी 7 पार्ट आप डार्क कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 7 डिवाइड में टोटल भाग कितने हैं, 8। तो इस तरीके से आप जो है इनको इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन को जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं आसानी से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है गणित के डर के लक्ष्य लिखिए, यानी कि गणित के डर के लक्ष्य क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए लक्षण क्या है, यानी कि सिम्टम्स ऑफ मैथ्स फोबिया, यानी कि गणित के डर के लक्षण क्या है। तो पहला देखिए इसके जो है निम्नलिखित लक्षण हैं, इनमें से एक पहला जो है मेन है वो है मनोवैज्ञानिक लक्षण और दूसरा है शारीरिक लक्षण। मनोवैज्ञानिक लक्षण में भी जो है 4 पार्ट है। पहला है दृढ़ता में कमी, दूसरा है मनोबल कम होना, तीसरा है अत्यधिक चिंता करना, चौथा है नकारात्मक विचार आना,
ये दूसरा जो मेन पार्ट है ये है शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण में जो पहला है ये है दिल का तेज धड़कना, दूसरा है पसीना आना, तीसरा है नाक कान या फिर छींकना, चौथा है पेट में खराबी आना और पांचवा सिर में दर्द। तो ये सभी लक्षण हैं जो किसके लिए जरूरी, यानी कि गणित में जिनको डर लगता है तो उनके लिए जो है ये लक्षण उनमें अंदर जो है दिखाई देते हैं। पार्ट जो सेक्शन बी है ये स्टार्ट हो चुका। 5 नंबर के क्वेश्चन है। प्रतिक्रियात्मक ज्ञान के गुण लिखिए। प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान के गुण लिखिए। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान इसे के रूप में भी जाना जाता है और कभी कभी के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है। व्यवहारिक ज्ञान, अनिवार्य ज्ञान या प्रदर्शनकारी ज्ञान कुछ कार्य के प्रदर्शन में प्रयोग किए जाने वाला ज्ञान है। वर्णनात्मक ज्ञान के विपरीत यानी कि घोषणात्मक ज्ञान या फिर प्रस्तावक ज्ञान या जानना ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें विशिष्ट तथ्यों या प्रस्तावों का ज्ञान शामिल होता है, जैसे मुझे पता है कि बर्फ सफ़ेद है। प्रक्रियात्मक ज्ञान में कुछ करने की क्षमता शामिल होती है, जैसे मुझे पता है कि एक स्पार्ट टायर कैसे बदलना है। एक व्यक्ति को मौखिक रूप से ज्ञान के रूप में गिनने के लिए अपने प्रक्रियात्मक ज्ञान को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रक्रियात्मक ज्ञान को केवल यह जानना आवश्यक है कि किसी क्रिया को सही ढंग से कैसे किया जाए या एक कौशल का प्रयोग किया जाए। बाकी जो है इसको अपने बुक में से अच्छे से वगैरह पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप डिटेल वगैरह में जो है इसको बुक में से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित के अधिगम के जो है वर्गनार्ड के अनुसार क्या रास्ते, यानी कि गणित के अधिगम के वर्गनार्ड के अनुसार क्या रास्ते हैं, वर्णन कीजिए। तो देखिए, वर्गनार्ड फ्रांस के मशहूर वैज्ञानिक हैं जिन्होंने गणित के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है। इन्होंने गणित की समस्याओं यानी कि प्रश्नों को हल करने वाले तरीकों को अपनाने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने कठिन प्रश्नों एवं इन्हें हल करने के तरीकों को ग्रहण करने के लिए एक संगठित यानी कि स्टेप बाय स्टेप ढांचा तैयार किया है। इनके ढांचे के अनुसार प्रश्न हल करने का एक तरीका विभिन्न प्रश्नों यानी कि परिस्थितियों के लिए हो सकता है, तथा कोई प्रश्न यानी कि परिस्थिति विभिन्न तरीकों से हल हो सकती है। कोई भी अधिगम परिस्थिति, प्रश्न या सवाल उसको हल करने वाले तरीकों को अर्थपूर्ण बनाती है तथा अधिगम एवं ज्ञान का दायरा बढ़ाती है। वर्गनार्ड के अनुसार अधिगम के 2 रास्ते हैं। पहला है दो एक जैसी प्रतीत होती परिस्थितियाँ, यानी कि प्रश्नों में विद्यार्थी अंतर पहचान पाए तथा उसी के अनुरूप दोनों के लिए अलग अलग हल विधि अपना पाए। ऐसी स्थिति में एक परिस्थिति यानी कि प्रश्न या सवाल विद्यार्थी को दूसरे से सरल प्रतीत होती है। दूसरा रास्ता है 2 एक जैसी प्रतीत होती परिस्थितियों यानी कि प्रश्नों में विद्यार्थी समान हल विधि का प्रयोग करें। इन दोनों परिस्थितियों से बच्चों को बोधात्मक विकास होता है। बच्चों को पढ़ाते समय किसी परिस्थिति, प्रश्न या सवाल को हल करने वाले तरीके का समूह है जो है मानचित्र का प्रयोग अध्यापक के जो है संकलनात्मक क्षेत्र को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर अनिल ने जो है बैंक में 1000 रुपये जमा किए। अगले 2 वर्ष तक उसने प्रत्येक महीने 100 रुपये जमा किए, तो 2 वर्ष के बाद में उसकी क्या राशि होगी, यानी कितनी राशि होगी। तो इसमें प्रत्यय क्या है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, पहला है कि तथ्यों का समूह है जो प्रत्यय को अर्थ प्रदान करता है, यानी कि इसमें कौन कौन सी 3 पॉइंट हैं। पहला है 1000 रुपये जमा करना, दूसरा है प्रत्येक माह 100 रुपये जमा करना, तीसरा है 2 वर्ष तक जमा राशि। दूसरा प्रत्यय है कॉन्सेप्ट यानी तथ्यों का नामकरण करना। तो इसमें पहला है परिस्थिति को समानांतर श्रेणी का रूप प्रदान करना, दूसरा है प्रथम पद तथा सारांतर का विश्लेषण, तीसरा है किस्त मालूम करना, चौथा है जमा राशि ज्ञात करना। थर्ड पॉइंट है तथ्यों को संकेतों में बदलना, यानी कि ए का मतलब जो प्रथम पद को निरूपित करेगा, डी जो है सारांतर को उनका द्विपीज का डिफरेंस, एन का मतलब किस्तों की संख्या और एस एन का मतलब उनका सम। एस एन को हम क्या बोलते हैं, उनका टोटल सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित में गतिविधियों द्वारा कौन सी क्षमताएं विद्यार्थी में विकसित की जा सकती हैं। तो पहली है बच्चों और बड़ों के सोचने के ढंग में बहुत फर्क होता है। सेकंड है बच्चों के विकास का एक निश्चित क्रम होता है तथा यह क्रम आमतौर पर सभी बच्चों पर लागू होता है, लेकिन हर बच्चे के विकास की गति अलग अलग होती है। नेक्स्ट है हर बच्ची या बच्चा अपने आसपास की चीज़ों के अर्थ निकालने के अपने रास्ते विकसित कर लेता है। नेक्स्ट है बच्चे जब औपचारिक स्कूल में दाखिला लेते हैं तो वे कुछ गणित पहले से ही जानते हैं। नेक्स्ट है छोटे बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझने के तरीके बनाने के लिए खेल व अन्य गतिविधियों का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट है बड़े बच्चे भी ठोस पदार्थों व खेलों से सीखते हैं और सीखने के इन अनुभवों के द्वारा स्कूलों के दिए जाने वाले औपचारिक ज्ञान का भी अर्थ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है अफसोस की बात है कि गणित के ज़्यादातर शिक्षक समझने की बजाय रटने व एल्गोरिथम पर जोर देते हैं। हो सकता है कि गणित के ये नियम बड़ों को समझ में आ जाएं, लेकिन यह ज़रूरी है कि इन्हें बच्चों को भी इस तरीके से समझाया जाए कि उन्हें जो है आसानी से समझ में आ जाए। हम जानते हैं कि किसी भी गणितीय अवधारणा या कुशलता सीखने के दौरान बच्चे किस प्रकार की लंबी व कठिन प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन औपचारिक स्कूली व्यवस्था में जो समय पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए दिया जाता है उससे इस बात को जो है ध्यान में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 9 से विभाजित होने के नियम को समुचित उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा उसके लिए जो है एग्जाम्पल देके समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दो से डिवाइड कौन सा नंबर होगा जिसके लास्ट में ये होगा 0 2 4 6 8। 3 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसकी सभी डिजिट का सम जो है 3 से डिवाइड हो। 4 से वही नंबर डिवाइड होगा अगर कोई नंबर दे रखा है तो उसका लास्ट के 2 अक्षर लास्ट की अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 5 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसकी लास्ट की डिजिट 0 और 5 हो। 6 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी तीनों से हो, मतलब दोनों से हो। 7 से वही नंबर डिवाइड होगा जैसे हम ये नंबर ले लिया, अगर इसकी लास्ट की डिजिट का डबल करके बची हुई संख्या में से यदि हम घटाते हैं तो अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो। अब 10 की बात कर लेते हैं, 10 से वही डिवाइड होगा जिसकी लास्ट की डिजिट क्या हो 0। 9 से जो डिवाइड होने वाली जो संख्या है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 9 से क्या होगा। जो रूल 3 का है वही सेम टू रूल जो है 9 का भी है, क्योंकि 3 में क्या होता है जिसकी डिजिट का सम जिस नंबर की 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। सेम 9 के केस में भी ऐसा ही है, जिसकी डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो उसका जो नंबर है वो नंबर भी 9 से क्या होगा डिवाइड। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 18 तो इसकी डिजिट का सम क्या है 1 + 8 यानी कि 9। अब 9 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब 18 भी 9 से डिवाइड होगा। 36 ले लेते हैं, 36 है 3 + 6 यानी कि 9। 9 से भी डिवाइड होता है तो 36 भी किससे होगा 9 से डिवाइड। इसके अलावा 729 लेते हैं तो इसके डिजिट का सम करते हैं 7 + 2 + 9 कितना आ गया 18। 18 9 से डिवाइड होता है तो 729 भी किससे डिवाइड हो जाएगा 9 से, क्योंकि करना हो तो जो है 9 8 72 9 81 तो 81 के ऊपर चला जाएगा। यदि 1818 है तो इसके डिजिट का हमने सम किया तो कितना आ गया 1 + 8 + 1 + 8 यानी कि 18 आ गया। 18 अगर आपका 9 से डिवाइड होता है तो 1818 भी किससे डिवाइड होगा 9 से, कितने पे चला जाएगा 202 पे। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर की डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड होता है वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा 9 से। नेक्स्ट है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए भुजाओं के आधार पर जो है ट्रायंगल जो है त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं और एंगल के अकॉर्डिंग भी 3 टाइप के होते हैं, यानी कि भुजाओं के अकॉर्डिंग भी 3 टाइप के और जो एंगल के अकॉर्डिंग भी 3 टाइप के होते हैं। एंगल के अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि किसी ट्रायंगल में अगर सभी एंगल 90 से छोटे हैं तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। किसी में ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज। किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 से बड़ा है उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। लेकिन यहाँ पे भुजाओं के आधार पर पूछा गया कि भुजाओं के आधार पर भी जो ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। एक तो वो होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर, जैसे 3 3 3 की। एक त्रिभुज वो होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, जैसे 3 3 और एक हमने ले ली 4। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, यानी कि 2 3 4। अगर उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, जैसे पहला ट्रायंगल है, तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु। दूसरे की बात करें जिसमें 2 साइड बराबर होती हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या आइसोस्केल ट्रायंगल, और हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो, जैसे 1 2 3, जैसे इस ट्रायंगल की साइड है 2 3 4। तो इसमें क्या है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी सभी साइड डिफरेंट है तो इसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो इसमें आपको याद रखना है 3 टाइप के जो ये ट्रायंगल होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक तो ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड क्या हो बराबर, उसको हम क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। जिसकी 2 साइड बराबर हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसकी सभी साइड यानी कि अलग हो डिफरेंट हो उसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की विधि योजना विधि के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो पहला है कार्यक्रम यानी कि प्लानिंग।
तो प्रायोजना की सफलता एवं असफलता इस पद पर निर्भर करती है कि शिक्षक को वाद विवाद के माध्यम से योजना के विभिन्न पक्षों से संबंधित कार्यक्रम सुचारू रूप से बना लेना चाहिए, उसी के अनुसार दायित्व का विभाजन करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका परिस्थिति प्रदान करना, यानी कि प्रोविजन ऑफ ए सिचुएशन। विद्यार्थी की आयु, इच्छाओं एवं योग्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षक को चाहिए कि ऐसी स्थिति छात्रों को सम्मुख उत्पन्न कर दे जिसमें छात्रों को रुचि हो जाए और उसमें निहित समस्या की ओर उनका ध्यान केंद्रित हो जाए। थर्ड है क्रियान्वयन, यानी कि एक्सक्यूशन। प्रत्येक छात्र की योग्यता, प्रकृति, रुचि एवं क्षमता के अनुरूप उसे दायित्व दिया जाना चाहिए जिससे वह योजना की पूर्णतया योगदान दे सके। शिक्षक को अप्रत्यक्ष रूप से योजना के प्रत्येक प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए। योजना के उद्देश्य एवं चयन। योजना का उपयुक्त चयन सफलता की एक आवश्यकता है। शिक्षक को अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को उपयुक्त योजना के चयन हेतु मार्गदर्शन करना चाहिए, तभी वह अधिक उपयोगी हो सकती है। इसके बाद उसी से संबंधित उद्देश्य छात्रों के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए जिससे वह अपनी शक्तियों का वंचित रूप से मार्गकारण कर सके। मूल्यांकन, यानी कि इवोल्यूशन। योजना की समाप्ति पर शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा सारे कार्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि योजना में कोई तृप्ति या फिर त्रुटि रह गई है तो उसे खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए। छात्रों को समय में अपने कार्यों का समायोजना करनी चाहिए। कार्य लेखन, यानी कि रिकॉर्डिंग। तो इसमें बताना कार्य लेखन यानी कि रिकॉर्डिंग। प्रत्येक छात्र को अपनी क्रियाओं का विवरण रखना होता है जो धातु के रूप में सौंपा गया है। उससे संबंधित सब लेखा जोखा उसे रखना होता है। शिक्षक उसका निरीक्षण करता है और यह जानने का प्रयास करता है कि छात्र अपने उत्तरदायित्व कितना निभा रहा है, और संपूर्ण योजना का एक पूर्ण विवरण भी रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। अच्छे पाठ्यक्रम के कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं? पहला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, दूसरा है पाठ्यक्रम की प्रायोगिक उपयोगिता, तीसरा है कठिनता का क्रम, चौथा है पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता को अपनाना, पांचवा है पाठ्यक्रम में मूल्यों का विकास। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहला देखिए, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। शिक्षा अथवा शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी प्रमुख चरित्र हैं। संपूर्ण प्रक्रिया विद्यार्थी की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यता अनुसार नियोजित होनी चाहिए। विद्यार्थियों की आयु के अनुसार पाठ्यक्रम नियोजित होना चाहिए, न केवल टॉपिक अथवा उप प्रकरण। विद्यार्थियों की रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षण तकनीक, शिक्षण सामग्री आदि के साथ नियोजित होनी चाहिए। दूसरा है पाठ्यक्रम की प्रायोगिक उपयोगिता। गणित वास्तविक जीवन परिस्थितियों से प्रत्यक्ष संबंधित है। यह तापमान, क्षेत्रफल की गणना करने, सांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण करने, लंबाई, ऊंचाई आदि का अनुमान करने, समय सारणी तैयार करने आदि में उपयोगी है। सड़क पुल निर्माण, साइकिल, विमान निर्माण, ऊंचाई या लंबाई नापने या तापमान रिकॉर्ड करने के लिए भी गणित का उपयोग किया जाता है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण करते हुए प्रायोगिक उपयोगिता के लिए क्षेत्रों का विचार करना चाहिए। कठिनता का क्रम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए सरल से कठिन पैटर्न अपनाया जाता है। छोटी कक्षाओं में आसान तरीके द्वारा प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाता है, फिर बड़ी कक्षाओं में इसके कठिनाई सत्र को आगे बढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए बीजगणित को कक्षा 6 में आरंभ कर आगे बड़ी कक्षाओं तक बढ़ते कठिनता क्रम अनुसार पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पाठ में उप विषयों को कठिनता के बढ़ते क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। यह छात्र के मानसिक विकास के पक्ष में है। अतः पाठ्यक्रम नियोजन के दौरान कठिनता को क्रम का महत्व दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ है पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता को अपनाना। बच्चे स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं, वह रुचिकर गतिविधियों में भाग लेते हैं। यदि गणितीय प्रत्ययों की गतिविधियों के द्वारा समझाया जाए तो नीरस समझा जाने वाला गणित विषय भी आनंदमय बन जाता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम नियोजन करते हुए समय गणित में गतिविधियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। मूल्यों का विकास। शिक्षण का उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी में कल्पना, तर्क क्षमता, विश्लेषण करना, इच्छा शक्ति, एकाग्रता आदि को सशक्त करना है। शिक्षण का उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी में सत्यता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास आदि विकसित करना है। पाठ्यक्रम के विषय तथा गणित की समस्याओं का चयन एवं नियोजन इस प्रकार से करना
चाहिए कि विद्यार्थियों में मूल्यों का जो है विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित अधिगम यानी कि लर्निंग के लिए एक प्रयोगशाला में क्या आवश्यकता है, वर्णन आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या आवश्यकता है। तो गणित को अमूर्त माना जाता था, अब इसके स्वरूप सूरत एवं प्रस्तुति में बदलाव आ गया है। सूत्र एवं प्रमेय पर आधारित प्रक्रमणीयशील प्रश्न गतिविधि आधारित मुक्त अंतः प्रश्नों में परिवर्तित हो गए हैं। विद्यालय में गणितीय प्रयोगशाला बनाने में ही ऐसा संभव हुआ है। शिक्षण की नई व्यवस्था के अनुसार विद्यार्थियों को उदाहरणों, चर्चा या प्रदर्शनों के द्वारा प्रत्यय समझाया जाता है या फिर प्रश्न हल करने और केंद्रित किया जाता है। प्रयोगशाला में विद्यार्थी गतिविधियाँ करते हैं, नई खोजों को स्वयं करके सीखते हैं तथा स्वयं प्रत्ययों का निगमन करते हैं। अतः गणितीय प्रयोगशाला क्रियात्मक रूप से गणित के सीखने का स्थान है। अतः इसमें गणित का जो है स्वरूप अमूर्त से क्रियात्मक में परिवर्तित हुआ है। गणितीय प्रयोगशाला की क्या आवश्यकता है। तो पहला है, यह गणित का जो है दृष्टिगोचर करने एवं उसके अमूर्त स्वरूप को नष्ट करने का अवसर देता है। दूसरा है, यह मूर्त वस्तुओं द्वारा गणित अधिगम का स्थान है। तीसरा है, यह सूत्रों एवं प्रमेयों के सत्यापन का स्थान है। चौथा है, यह आगमन विधि एवं प्रयोगशाला विधि द्वारा गणित शिक्षण का उपयुक्त स्थान है। पांचवा है, यह गणितीय प्रत्ययों को अनुप्रयोग समझने का स्थान है। छठा है, यह गणित अधिगम का स्थान है, कार्य करके क्रियात्मक द्वारा अवलोकित के विश्लेषण द्वारा। गणित प्रयोगशाला का क्या महत्व है, महत्व के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, यह संबंधित विषय अथवा विवरण में विद्यार्थियों की रुचि विकसित करने में सहायता करती है। दूसरा है, यह विद्यार्थी में वैचारिक क्षमता एवं तार्किक क्षमता विकसित करने में सहायता करती है। तीसरा है, यह विद्यार्थियों को प्रयोग करने एवं कार्य करके अधिगम प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। चौथा है, यह वास्तविक जीवन को गणित से जोड़ने का प्रयत्न करती है। पाँचवा, यह विद्यार्थी में समस्या निवारण का दृष्टिकोण विकसित करती है। छठा, यह अधिगम किए तथ्यों को जो है स्थिरता प्रदान करती है। सातवां है, प्रयोगशाला में विद्यार्थी विभिन्न यंत्रों सामान का प्रयोग करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन सी। 8 नंबर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट है, जीन पियाजे द्वारा दी गई विकास की 4 अवस्थाओं को संक्षेप में वर्णन करें। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बुक में से अच्छे से जो पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। मैं इसकी जो 4 अवस्थाएं हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, गणित शिक्षण के सिद्धांत। जीन पियाजे, स्विस के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बच्चों के बोधात्मक विकास यानी कि समझ का विकास संबंधित गहन अध्ययन किया। बोधात्मक जो है विकास की प्रक्रिया हर मनुष्य के जीवन में जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। पियाजे के अनुसार बोधात्मक विकास की निश्चित अवस्था है जो एक के बाद एक अपने आप आती है। एक अवस्था के जो है अनुभव दूसरी अवस्था की ओर स्वयं धकेलते हैं। यदि व्यक्ति इन सभी अवस्थाओं से गुजरते हैं, पियाजे ने बच्चों को बोधात्मक जो है विकास की प्रक्रिया को 4 प्राथमिक अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो पहली है सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है 0 से 2 वर्ष। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 2 से 7 वर्ष। तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 7 से 11 साल। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये होती है 11 से 15 साल। तो उनको डिटेल में आपको जो है बुक में मिल जाएगा, इसमें से आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको उनके बता दिए हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं करना है तो इसके और में एक और भी दिया हुआ है। ये क्या क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की गणित में योगदान का वर्णन कीजिए। तो आर्यभट्ट, सबसे पहले देखिए, आर्यभट्ट ने सूर्य से ग्रहों की दूरी के बारे में बताया है, यह वर्तमान मान से मिलता जुलता है। दूसरा, आर्यभट्ट ने तारों से सापेक्ष पृथ्वी के घूमने की गति को मापकर बताया कि एक दिन की लंबाई 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड होती है, जो सही से यानी कि असल जो है उससे 0.86 सेकंड कम है। आर्यभट्ट के अनुसार एक साल की लंबाई 365.25868 दिन के बराबर होती है, जो कि आधुनिक गणना 365.25636 के बराबर है। आर्यभट्ट ने पाई का मान 0.4 बिंदु तक बताया यानी कि 3.1416। आर्यभट्ट ने ही त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के साइन और कोसाइन की खोज की। आर्यभट्ट ने इसे ज्या और कोज्या कहा है। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना का विस्तार से वर्णन किया है। बाकी डिटेल आप जो बुक में से इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट है आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए एक पाठ योजना तैयार करें। किस तरीके से आप जो है आयत का जो है वो निकाल सकते हैं परिमाप। आयत क्या होता है ये देखिए, एक ऐसी क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, सभी एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये आपकी ए है तो सामने वाली भी ए है, ये बी है, ये बी है, तो इसका परिमाप कैसे निकलेगा, सभी साइडों का जोड़। तो परिमाप होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ अपने पास ए, ब्रेड्थ है बी। आप ये भी कह सकते हैं 2 × L प्लस बी। तो इसके लिए पाठ्य योजना आपको बनानी है अच्छे से, तो इसको आप बुक में से देख के आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। 50 बच्चों का जो वेट दे रखा है किलोग्राम में, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और इसका बार ग्राफ तैयार करना है। तो यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। तो इसमें जितने भी जो नंबर हैं वो आए हुए हैं वो सभी लिख लेंगे। देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, मैं बस थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जिसमें जो भी नंबर रिपीट आ रहे हैं वो सभी लिख लेंगे। जैसे 31 आया हुआ है, 32 आया हुआ है, 33 नहीं आया हुआ, 34 आया हुआ, 35 आया, इस तरीके से आप लिख लेंगे। 31 कितनी बार है, एक बार। जो जितनी बार जो नंबर आता है वो उसके नीचे लिख लेंगे। 32 एक बार आया है, 34 2 बार आया है, 35 आपका एक बार आया है। तो इस तरीके से सभी नंबरों को जो है यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल हो गई। अब इसको बार ग्राफ में कैसे शो करते हैं, तो इसमें 2 लाइनें होती हैं, एक इधर की तरफ एक ऊपर की तरफ। इस साइड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वेट यानी kg में, इस साइड आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी f। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5, और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितनी आपको ज़रूरत है। सबसे पहले 31 जो वेट है, ऐसे कितने स्टूडेंट है, एक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा बना देंगे, उसके नीचे 31 लिख देंगे। 32 वाला भी एक स्टूडेंट है, थोड़ा सा गैप दे के यहाँ पे 32 के लिए लिख देंगे। 33 तो है ही नहीं, 34 देखिए, 34 जो वेट है, ऐसे कितने बच्चे हैं आपने, 2 हैं, तो यहाँ पे ये 1 के लिए था, थोड़ा सा ऊपर बना देंगे इसको, क्योंकि ये 2 के लिए है, यानी कि 34 तो वेट है ही नहीं, कितना 33 तो वेट है ही नहीं, कितना है 34। मान लेते हैं किसी का वेट 55 है और ऐसे 5 बच्चे हैं, तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे और जहाँ पे 55 ये 5 तक आ रहा तो इसको 5 तक हम बढ़ा देंगे और इसके नीचे 55 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप जो है बार ग्राफ तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो देखनी है विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर के DLD के क्वेश्चन पेपर प्लस में नोट्स प्लस में लेसन प्लान प्लस में प्रैक्टिकल, यदि ये सभी चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।